10⁻⁻16 मीटर्स। और वही रेडियो वेव्स का आप यदि वेवलेंथ देखो, इट इज 10⁸ मीटर। ये वेवलेंथ की बात है। ओके, क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, क्यों क्लासिफाई करते हैं हम लोग, इसे एक जगह क्यों नहीं पढ़ते? तो द सिंपल रीजन वुड बी, आप जैसे ही आगे बढ़ोगे और पढ़ाई करोगे रेडिएशन के बारे में, आपको पता चलेगा कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वेव के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसकी जो वेवलेंथ है इट इज 10⁻⁻16 मीटर। 10⁻⁻16 मीटर मतलब समझ रहे हो, वेवलेंथ तो सबको मालूम होगा, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। और ये वाला गामा के केस में 10⁻⁻16 मीटर के रेंज में है, मतलब कितना कम होगा, इतना समझ लो कि एक आपका जो एयर है ना उसको उठाओ और उसमें हजारों वेव्स आ सकते हैं, इतनी वेवलेंथ इसकी कम होती है। और दूसरा रेडियो वेव्स 10⁸ मीटर, आप रियलाइज कर सकते हो 10⁸ मीटर्स बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, मतलब दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है काफी बड़ा है। तो वेवलेंथ में इतना डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होगी। तो हमें सारे को तो एक जगह नहीं पढ़ना है ना, जिनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है उनको अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एक डिवीजन कर दिया वेवलेंथ के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि किस रेंज में रहेगा तो इसको ये बोलेंगे और इसका ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होगी। वी हैव डिवाइडेड, गॉट इट? तो सबके जो होते हैं डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसलिए हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं। और यदि मैं आपको बोलूं कि मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा वेव का दैट इज ऑफ द रेंज 10⁸ मीटर, तो आप समझ सकते हो कि जो टीचर बात कर रहा है या जो आदमी बात कर रहा है इज टॉकिंग अबाउट रेडियो वेव्स। और यदि मैं बोल दिया आई एम टॉकिंग अबाउट 10⁻⁻16, तो आपको समझ आ जाएगा कि गामा के बारे में बात हो रहा है और गामा का कुछ प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट है। ओके, गॉट इट? अब चलिए यहाँ पे जो ध्यान लगाने की बात है, जो समझने की बात है, आपको दिमाग में रखना है कि विजिबल का रेंज क्या होता है। यदि हम विजिबल की रेंज के बारे में बात करें, विजिबल की रेंज के बारे में यदि बात होती है, तो विजिबल का रेंज होता है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ओके, ये आपको दिमाग में रखनी है। विजिबल रेडिएशंस की जो रेंज होती है वो क्या होती है? It's from 400 nanometer to 750 nanometers. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। विजिबल कौन सा? येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं रखता हूं और आप लोगों को इसका जवाब देना फटाक से कि विजिबल जो मैंने लिखा ये ऐसे ही है, विजिबल में ऐसे ही है, वायलेट पहले, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और आपके सामने ये क्वेश्चन है कि रेड का फ्रीक्वेंसी विजिबल में सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है? रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है? कोई जवाब दे सकते हैं? सबसे ज्यादा है। ज्यादा है सर। सबसे ज्यादा है, वेरी गुड बेटा। मैं बात कर रहा हूं नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ ना होता है। मैंने ये लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ होता है। तो इधर जब मैं जा रहा हूं, इधर मैं जब जा रहा हूं तो लैम्डा इंक्रीज कर रही है, लैम्डा इंक्रीज कर रही है। और जब लैम्डा इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। घटेगा सर। घटेगा ना, मैंने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन होती है। तो लैम्डा बढ़ रहा है मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी आपका डिक्रीज करेगा। तो रेड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा होता है कि कम होता है? जवाब दो उधर से जल्दी। कम सर। सबसे कम होगा, दिमाग लगाने की चीज है। ओके, सबसे कम होगी। ओके, ये दिमाग में आपको रखनी है।
तो आप ऐसे समझ लो, मैं डायग्राम में दिखा दूंगा। यदि आप ऐसे जाते हो दिस डायरेक्शन में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। इधर आप जाते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और यदि आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो क्या इंक्रीज होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल चीज है, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और कहीं ना कहीं आपको ये याद करना है, ये आपको याद करना होगा, आपको दिमाग में बैठा के रखनी होगी, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, ओके। देखिएगा, on basis of wavelength, क्या मैंने ये सही लिखा है? बेटा क्या मैं ये सही लिखा हूं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये सही है। वेवलेंथ इधर इंक्रीज हो रही है, गामा की वेवलेंथ सबसे कम, एक्सरेज का वेवलेंथ ज्यादा, अल्ट्रावायलेट का और ज्यादा, विजिबल का और ज्यादा, इंफ्रारेड का और ज्यादा, ऐसे रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। और ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी का बात किया जाए, ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा इधर, ओके। कैसे हो जाएगी? गामा की सबसे ज्यादा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियोस। क्या ये सही है ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी? हाँ सर। यस, तो ये आपको दिमाग में रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। वेव्स के बारे में आपको जानकारी रखनी है, और ये भूलना मत, किसी को नहीं भूलना चाहिए कि इनवर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बात खत्म, ओके। तो ये आपको दिमाग में रखनी है, और इसको याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, जी एक्स यू विमर, ऐसे करके याद कर सकते हो, जी एक्स यू विमर, एक शॉर्ट में याद कर लो, दिमाग में बैठ जाएगी, जी एक्स यू विमर, गामा, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ऐसे याद कर लो, शॉर्ट में बैठा दो दिमाग में, ओके, इंपॉर्टेंट, गॉट इट? चलिए, और कुछ बच्चों से मुझे थोड़ा सा बात करना है। देखो, क्लास का स्टार्ट होने का टाइम क्या है, जल्दी बताइए तो सब बच्चे थोड़ा सा। 10:30। 10:30 है। और कुछ बच्चे 10:35 के बाद आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, मुझे बता सकते हो क्या? इसका मतलब यही है कि आप रेगुलर नहीं हो, सुनो मेरी बात, और यदि आप रेगुलर नहीं हो तो आप सोच लोगे कि सक्सेस आपको मिल जाएगी तो ये भूल जाओ। रेगुलरिटी इज द की टू योर सक्सेस। यदि कोई बच्चे का नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो ठीक है, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, आई डोंट थिंक कि धनबाद में कोई ऐसी जगह है जहां पे नेटवर्क की इश्यू है। तो जो भी बच्चे, क्लास 10:30 बजे स्टार्ट होने का टाइम है और आप क्लास में एंटर कर रहे हो 10:35 या 40, तो आज तो मैं थोड़ा सा डिले कर दिया क्लास को, मैं 2-3 मिनट लेट स्टार्ट किया हूं, और ये दिमाग में रख लेना कि ये फिर से रिपीट नहीं होने वाली है आपके लिए। क्लास का टाइम यदि 10:30 है तो 10:30 बजे स्टार्ट होगा क्लास, मैं आपके लिए वेट नहीं करूंगा। और वेट का मतलब समझ लो क्या है, कि सक्सेस आपके लिए वेट नहीं करेगी। और फ्रैंकली मुझे अपना अपना नाम लेके मुझे बताओ अभी कि कौन कौन बच्चे लेट आए थे आज क्लास, जल्दी नाम लेके बताना। देखो कोई झूठ की बात नहीं है, आदत सुधारने की बात। प्लीज टेल मी योर नेम, ट्रुथ इज द ओनली वे टू सक्सेस। ट्रुथ बताओगे तो आगे बढ़ोगे। मुझे बताओ कुछ बच्चे की लेट आने का रीजन क्या था, कोई भी, एनीबॉडी प्लीज। देखो बेटा, सच्चाई पे रहोगे ना तो आगे बढ़ना ही है, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताओ कि लेट आने का रीजन क्या है।
कि चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप बोलना नहीं चाहते हो भीड़ के बीच में, पर जो भीड़ में छिप गया वो समझो आगे कभी नहीं बढ़ा। तो चलो आप बोलना नहीं चाहते हो, पर दिल में समझ लो, सेल्फ रियलाइजेशन कर लो। क्योंकि क्लास के पहले दिन मैं बोला था कि आईआईटी एक ऐसी जर्नी है जहां पर सिर्फ 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। यदि 9 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो ये जान लो उसमें से सिर्फ 7,000 बच्चे को आईआईटी मिलता है। 9 लाख बच्चों के बीच में सिर्फ 7,000 बच्चे आईआईटी का चेहरा देख पाते हैं, और 7,000 बच्चे मतलब परसेंट आप समझते हो 0.7%, लगभग 1% से भी कम है। और उस 1% में रहने के लिए रेगुलरिटी और अपने पढ़ाई के लिए क्या डिसिप्लिन चाहिए आप समझ सकते हो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको साइंस पढ़ना है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये 2 की को फॉलो करो। ओके, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो बोलो, फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? यस नो? यस सर। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके चलो। चलिए, we will discuss the thing known as diffraction. The bending of electromagnetic radiation around both the edges एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ो, ठीक है ना। द बेंडिंग ऑफ ईएम रेडिएशन, मतलब ईएम रेडिएशन कुछ है क्या, बेंड हो रहा है, ठीक है, कहां? अराउंड बोथ द एजेस ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग टू फॉर्म सेमी सर्कुलर वेव्स। और डेफिनेशन को देखा जाए तो डेफिनेशन से तो डेफिनेटली ये समझ नहीं आएगा। ओके, और वैसे भी दिस टॉपिक इज नॉट बिलोंगिंग टू केमिस्ट्री, दिस टॉपिक इज ऑफ फिजिक्स, जो वेव ऑप्टिक्स में आप लोग पढ़ोगे स्टैंडर्ड में। बट फिर भी इस चैप्टर में जिक्र है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का थोड़ा, तो हम लोग माइन्यूटली इसको हल्के से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे गए केमिस्ट्री में। देखो ध्यान से समझिएगा, मानो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, मानो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं और यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है and there is a very small opening, बहुत स्मॉल ओपनिंग है दोनों के बीच में। ओपनिंग दिख रही है ना सबको? ओके, अब क्या बोला गया है, द बेंडिंग ऑफ ईएम रेडिएशन अराउंड बोथ द एजेस ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग। ईएम रेडिएशन इधर से आ रही है, एक स्मॉल ओपनिंग से जब ये पास करता है तो वो दोनों एजेस के अराउंड सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाता है। जब यहां से निकलेगा तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। ओके, ध्यान से समझना इस चीज को। द बेंडिंग ऑफ ईएम रेडिएशन, जब ईएम रेडिएशन आया अराउंड बोथ द एजेस ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटी सी ओपनिंग, उसके एजेस के अराउंड ये क्या हो गया है, बेंड हो गया है टू फॉर्म सेमी सर्कुलर वेव्स। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पे ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेमी सर्कुलर वेव्स बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज वेव नेचर। क्योंकि ऐसा सेमी सर्कुलर वेव जो बन रहा है
तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव प्रॉपर्टी है, तब ना वेव सेमी सर्कुलर वेव्स बन रहे हैं। तो ये दिमाग में एक पॉइंट आपको बैठा के रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसके पास वेव प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस कैन बी शोन कि वो डिफ्रैक्शन शो करता है, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग से पास हुआ और सेमी सर्कुलर वेव्स बना, ओके, दिस इज डिफ्रैक्शन। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर है, तो उसको आप किस फिनोमिनन से वेरीफाई कर सकते हो, किस फिनोमिनन से वेरीफाई कर सकते हो, बोलो? डिफ्रैक्शन से, ओके। तो डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिनन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करता है, और इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर है, ठीक है ना, ऐसा वेव्स बन रहा है ना, ओके। तो ये आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट वी विल टॉक ऑफ अ स्मॉल थिंग नोन एज इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, मानो एक वेव, ठीक है, बड़े और ये दूसरा वेव, ठीक है, अब मानो कि मैं ये दोनों वेव को मिला देता हूं। जब मैं दोनों वेव को मिला दूंगा तो इसका जो क्रेस्ट है देखो, और इसका जो ट्रफ है, दोनों मैच हो रहा है, ओके। तो रिजल्टेंट वेव जो मिलेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्रेस्ट मिला और ये एम्पलीट्यूड जो है ज्यादा, इसका ट्रफ मिला तो ये भी एम्पलीट्यूड को ज्यादा करेगा। तो दिस इज रिजल्टेंट, ओके। और ऐसे वेव्स जिनका क्रेस्ट मिलता है, ट्रफ मिलता है, उन सबको हम बोलते हैं इन फेज वेव्स। क्या बोलेंगे? इन फेज वेव्स, इन फेज वेव्स। अब एक क्वेश्चन छोटा सा है आपके सामने है, मानो एक बल्ब है ये वाला, दूसरा बल्ब है ये वाला, ठीक है ना, दोनों से लाइट निकल रहा है, और जो लाइट निकल रही है उनके वेव जो इन फेज है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा कि उसका ब्राइटनेस कम होगा? उसका ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा ब्राइटनेस उतना ज्यादा होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? ब्राइटर रीजन, ओके। और इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, अंडरस्टूड। और एक टाइप का इंटरफेरेंस होता है, उसको भी देख लीजिए कि मानो एक वेव है, ठीक है, और ये वेव एक दूसरा है, तो इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ नीचे, ठीक है ना, और जहां पे इसका ट्रफ है वहां पे इसका क्रेस्ट है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये वाला क्या है, दोनों को यदि मैं मिला दूं, दोनों को मैं यदि मिला दूं तो ये क्या ऊपर खींचने का कोशिश करेगा, तो ये वाला उतना ही नीचे खींचने का कोशिश करेगा। तो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा, यहां से जो रिजल्टेंट आपको मिलती है, ओके, वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि मानो ये 5 की ताकत से ऊपर खींच रहा है, तो ये 5 की ताकत से नीचे खींच रहा है, तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जा पाएगा, वो लास्टली क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ओके। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि मानो एक बल्ब से इस तरह निकल रहा है और एक बल्ब से इस तरह निकल रहा है और दोनों मिल गया, तो जो रीजन मिलेगा ब्राइटर मिलेगा कि डार्क मिलेगा? रीजन ब्राइटर मिलेगा कि डार्क मिलेगा बेटा? डार्क मिलेगा। डार्क होगा। क्योंकि एम्पलीट्यूड तो खत्म हो गई ना, तो ये क्या है, डार्क रीजन मिला।
और ऐसे वेव्स जिनका क्रेस्ट और ट्रफ उल्टा है, ओके, एक जगह पे इसका क्रेस्ट है तो यहाँ ट्रफ है, इन सबको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज वेव्स। ये इन फेज वेव और ये वाला आउट ऑफ फेज, ठीक है ना, गॉट इट। और ऐसा जो इंटरफेरेंस बनता है इट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, इसे बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां से एक छोटी सी बात आपको समझानी है कि मानो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट वेव्स भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए मैं बोला कि दो लाइट वेव इन फेज है तो टकराया तो ब्राइटर रीजन मिला, और दो लाइट वेव्स यदि आउट ऑफ फेज है तो डार्कर रीजन मिला। तो मुझे एक बात बताओ, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम वेव नेचर यहाँ पे नहीं पकड़े तो आप क्या इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ब्राइटर रीजन कैसे आया या डार्कर रीजन कैसे आया? एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर है, ये तो पक्का प्रूव होता है बाय द फिनोमिनन डिफ्रैक्शन, क्योंकि देखो ये भी छोटा कॉर्नर से पास हो रहा है तो सेमी सर्कुलर वेव जैसा बना रहा है, और ये भी एम्पलीट्यूड घट जा रही है या बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब पक्का ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर होते हैं। ओके, समझ गए बात को? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves have, sorry, electromagnetic radiation have wave nature can be proved by two phenomenon। वो phenomenon कौन कौन है बोलिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर होते हैं, वो दो फिनोमिनन से हम बता सकते हैं। वो फिनोमिनन कौन कौन है? डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ओके, गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम एक पॉइंट लिखेंगे जिसको अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है, दैट इज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, आई सपोज सब बच्चे को ये बात याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक मोशन में होगा, एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे। बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। ओके, और अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कैसे ट्रेवल करेगी? वेव की तरह ट्रेवल करेगी। ओके, बट एक थ्योरी आया जो बोला कि डुअल बिहेवियर होती है ईएम रेडिएशन के पास। ओके, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझो। ईएम रेडिएशन है पार्टिकल as well as wave nature। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास क्या वेव नेचर होती है कि नहीं होती है? यस सर। यस सर, होता है एकदम। अभी हम लोगों ने देखा, कौन से दो फिनोमिनन से देखा? डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। यस, तो हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर होती है, पर एक थ्योरी आई थी जो बोली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर तो होती ही है, साथ में पार्टिकल नेचर भी होती है, साथ में उसके पास पार्टिकल नेचर भी होती है। पार्टिकल नेचर का मतलब समझो, वेव का मतलब क्या है? एकदम ऐसे कॉन्टिन्यूअस है। पार्टिकल का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब रेडिएशन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक दूसरा थ्योरी आया। पहला थ्योरी क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास
ऐसा वेव वाला प्रॉपर्टी होता है कि ऐसा कंटिन्यूअस। ओके, और एक दूसरा प्रॉपर्टी थ्योरी है जो बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी होती है। गॉट इट? ये एक थ्योरी आई और वो क्या है, वी विल सी नाउ। देखिए, पर इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान से समझो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर है तो उसके पास पार्टिकल नेचर नहीं। समझे बात को? बोलने का मतलब है कि ये दोनों प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास में साथ में रहती है। ओके, अब ध्यान से समझो कि ये सब प्रॉपर्टी दिखता कब है? When a radiation propagates wave property is visible। अब ये ध्यान से समझना है कौन प्रॉपर्टी कब दिखता है ज्यादा। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट करेगी। प्रोपोगेट का मतलब समझते हो ना, ट्रेवल करेगी। ट्रेवल, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करेगी तो उसका वेव प्रॉपर्टी दिखेगा। हम लोगों में ने देखा कि डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कर रही है, आगे बढ़ रही है, एक ओपनिंग से पास हो रही है, तब डिफ्रैक्शन दिख रहा है। इंटरफेरेंस में भी देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कर रही है और दूसरा भी ट्रेवल कर रहा है, तब जाके हमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव मिल रही है। ओके, तो वेव नेचर कब विजिबल होता है? जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलते रहती है मतलब ट्रेवल करती है। ओके, क्लियर होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वेव प्रॉपर्टी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कब विजिबल होगा? जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करेगी, मतलब चलेगी। ओके, और दूसरा, when electromagnetic radiation interacts with matter, particle nature is बोला जा रहा है कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब कोई मैटर को टच करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब कोई मैटर से इंटरैक्ट करेगा या उसको टच करेगा, तब उसकी कौन सी प्रॉपर्टी विजिबल होगी? पार्टिकल नेचर। मानो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, वो एक कोई मैटर को, मानो एक सोडियम का पीस है या पोटेशियम का पीस है, उसको टच किया, तब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी विजिबल होगी? दैट विल बी पार्टिकल नेचर विजिबल होगी, जो हम लोग आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक बात देखो ध्यान से, मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ। आपको अभी जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉइन। कॉइन का कौन सा पार्ट दिख रहा है बेटा आपको? सब 1 रुपी वाला। अरे 1 रुपीज मतलब हेड दिख रहा है कि टेल दिख रहा है? टेल्स। ये हेड है सर, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। आप दिखाई दे, देखो क्या दिख रहा है? चलो हटो, नहीं दिख रहा है तो ध्यान से सुनो बात को। आप ध्यान से देखो, आप दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हेड्स, ठीक है, हेड्स दिख रही है। ध्यान से देखने की कोशिश करो ना, हेड दिखेगी आपको, देखो क्या दिख रही है? यस सर, हेड। यस सर, हेड दिख रहा दिख है, रहा है, एकदम दिख रहा है। हाँ हेड दिख रही है, सबको हेड दिख रही है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, क्या इस कॉइन के पास टेल नहीं है? है। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में इस कॉइन का मैं सिर्फ एक फेस देख सकता हूं। जिस कंडीशन में आप खड़े हो या बैठे हो, एक बार में देख सकते हो। क्या ये पॉसिबल है कि कॉइन का दोनों चेहरा आप एक बार में देख सकते हो? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब क्या ये है कि उसके पास दूसरा फेस नहीं है? सर है। तो जिसका मतलब बोलने का कंडीशन क्या है, सुनो,
कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में आप एक ही फेस देख सकते हो, उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रॉपर्टी तो दोनों साथ में होता है, पर एक पर्टिकुलर कंडीशन में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है, और जो प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेंट होती है वो प्रॉपर्टी हमको दिखता है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब ट्रैवलिंग होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है, तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेंट होगा? वेव नेचर सर, वेव प्रॉपर्टी। वेव प्रॉपर्टी ज्यादा विजिबल होगा। हम लोगों ने देखा कि ब्राइटर रीजन बन जा रही है या डार्कर रीजन बन रही है। ओके, तो जब एक रेडिएशन ट्रैवल करता है तो उसका ये वाला प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, और इसलिए उसका जो पार्टिकल नेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो छिप जाता है। ओके, और जब एक ईएम रेडिएशन एक सरफेस को टच करेगा तो उस टाइम में उसकी पार्टिकल नेचर दिखती है, और दूसरा जो वेव नेचर है वो छिप जाता है। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है, एक ईएम रेडिएशन के पास दोनों प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली रहती है, मतलब साथ में रहती है, पर जो ज्यादा डोमिनेंट होती है वो आपको दिख जाती है, और जो कम डोमिनेंट होती है वो छिप जाती है। समझ आ गई बात आपको? तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, उसका जवाब दीजिएगा। एंड ईएम रेडिएशन, या हिंदी में बोल रहा हूं, एक ईएम रेडिएशन एक आयरन के सरफेस को टच किया और उसके पास सिर्फ पार्टिकल नेचर है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है। उसके पास वेव प्रॉपर्टी भी है, पर वो दब गया है और पार्टिकल प्रॉपर्टी दिख रही है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, पार्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, चलो हम लोग देखने वाले। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चीज, ध्यान से देखो। देखो आप लोग एक नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो साइंस का। अभी तक आप लोगों ने जो साइंस पढ़ा है, वो साइंस का मतलब था सिर्फ रटना या कुछ डेफिनेशन को रट लेते थे जूनियर क्लास में। अब साइंस का मतलब है व्हाई। ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों। आप सर ने बोला पार्टिकल नेचर, वो पार्टिकल नेचर क्या है और वो क्यों आता है, वो हमें देखना है। ओके, ये बहुत ही ग्रेट फिजिस्ट थे, ही वाज नॉट अ केमिस्ट, ही वाज अ फिजिस्ट, जिन्होंने एक थ्योरी दिया था। His name was Max Planck, very great person, बहुत ग्रेट पर्सन थे। इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिससे हमें पता चला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर होती है। तो वो क्या थ्योरी थी, वो थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। और मैक्स प्लैंक का एक फेमस कोट हम लोग देखते हैं उससे पहले एंटर करने से। देखिएगा ध्यान से, मैक्स प्लैंक ने साइंस को बहुत क्लोजली देखा, बहुत क्लोजली साइंस को देखा था इन्होंने, और इन्हें नॉबेल, और इसी थ्योरी के लिए, जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर की, उसी थ्योरी को देने के कारण मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज मिला था। चलो हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा कोट लिखे हैं मैक्स प्लैंक का, उसका मतलब क्या होता है। वेंस, वेंस का मतलब होता है वेयर, वेयर मतलब कहां से। विदर का मतलब होता है ओके, देखिएगा, वेंस का मतलब होता है वेयर और विदर का मतलब होता है कहां। यदि हिंदी में समझो, इसका देखो ऐसे समझो, हिंदी में ज्यादा बेटर होगा। वेंस का मतलब समझो जहां, ओके, हिंदी में समझो, क्योंकि इंग्लिश में वेयर वर्ड थोड़ा कंफ्यूज होता है। वेंस का मतलब होता है जहां, और विदर का मतलब होता है कहां। ओके, ध्यान से देखिए। और अनफैथोमेबल वर्ड का मतलब होता है कैन नॉट बी,
मैक्स प्लैंक ने बोला था जहां आइटम मतलब जहां से हम आए हैं और कहां हम जाएंगे, इस चीज का जवाब साइंस आपको कभी नहीं दे सकता। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थी, ध्यान से सोचो, जहां से हम आए हैं और कहां हम जाएंगे, इसका जवाब साइंस कभी नहीं दे सकता। बोलने का मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि साइंस बहुत चीजों का जवाब दे देता है आपके लाइफ में, पर इस चीज का जवाब कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि आप कहां से आए हो और आप कहां जाओ। ओके, उन्होंने साइंस के लिमिटेशन के बारे में बहुत आराम से डिस्कस किया था इस कोर्ट में, एंड इट्स अ ट्रुथ। बहुत बच्चे क्या होते हैं जानते हो कि स्टार्टिंग में जब साइंस पढ़ोगे आप, तो साइंस का जब पहला घूंट इंसान लेता है ना, तो उसको क्या होता है, ऊपर वाले पे विश्वास उठ जाता है, इंसान भगवान पे विश्वास उठ जाता है कि नहीं भगवान तो कुछ होता ही नहीं है, साइंस है। पर बेटा आप साइंस को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि कुछ चीजों का जवाब आपके पास नहीं है, और वो जवाब तभी आपको मिलेगा जब आप कोई ऊपर वाले पे विश्वास करते। साइंस आपको हर चीज का जवाब दे देगा, पर इस चीज का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, नेवर, कि कहां से आप आए हो और कहां आप जाओगे। दिस इज द अनफैथोमेबल क्वेश्चन। ये एक कभी भी नहीं जवाब देने वाली क्वेश्चन है जो मैक्स प्लैंक ने सिंपली पूछ दिया। तो चलो ये फिलॉसफी वाली पार्ट थी, फिलॉसफी हम छोड़ते हैं, साइंस में आते हैं। तो आप लोग एक फेथ, एक विश्वास रखो कि देयर इज अ यूनिवर्सल पावर जो आपके साथ हमेशा है, वो आपको चला रहा है, वो आपको रूल कर रहा है। आप उन पे फेथ रखो, आपका सक्सेस हमेशा आपको मिलेगा और लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ओके, क्योंकि हर चीज का जवाब साइंस के पास नहीं है कहीं। ओके, तो चलो आते हैं हम लोग, मैक्स प्लैंक ने जो साइंस को दिया, चलो साइंस का लिमिटेशन उन्होंने बता दिया कि साइंस का ये लिमिटेशन है, साइंस ये सब चीज का जवाब नहीं दे सकता, पर साइंस जो चीज का जवाब दे सकता है, चलो हम मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दिया, एन एटम और मॉलिक्यूल will absorb or emit देखो अभी तक की हमारी सोच क्या बोलती है कि एनर्जी जो ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है कंटिन्यूअस। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो सोच हमारा यही बोलता है कि एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ एनर्जी होती है। अभी तक हम लोग यही समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो कंटिन्यूअस वेव की तरह चलती है, पर मैक्स प्लैंक ने इसे थोड़ा बदल दिया। ओके, उन्होंने क्या बोला, एक एटम या एक मॉलिक्यूल एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोले तो एनर्जी, कंटिन्यूअस मैनर में कभी भी नहीं। ओके, ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या बोला, एक एटम, आपने ये तो पढ़ा है अभी तक कि एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं और एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करते हैं, ये भी दिमाग में। तो मैक्स प्लैंक ने बोला कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल ना ही एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोली तो एनर्जी को इन कंटीन्यूअस मैनर, मतलब ऐसे वेव के फॉर्म में ना तो एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। तो करेगा कैसे, बट इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। डिस्क्रीट क्वांटिटीज का मतलब होता है इंडिविजुअली सेपरेट, इंडिविजुअली सेपरेट। ओके, तो एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब या एमिट होगी, इंडिविजुअली सेपरेट यूनिट्स में। बोलने का मतलब एनर्जी ऐसे ऐसे छोटे पैकेट्स में या तो एब्जॉर्ब होगी या एमिट। ओके, पहले हम लोग क्या सोचते थे, एनर्जी इस तरह
बोले तो ईएम रेडिएशन इस तरह से, बट इन्होंने क्या बोला, ईएम रेडिएशन ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, कंटिन्यूअस नहीं। ओके, सिंपल भाषा में यदि समझो कि मानो आप एक बाल्टी है आपके पास, ठीक है ना, एक बाल्टी को आप एटम मान लो, ठीक है, आप एक नल को खोल दो और नल से पानी कंटिन्यूअस स्पीड में गिरते रहता है ना, कंटिन्यूअस स्पीड में गिर रही है और आपका बाल्टी भरते जा रहा है, पानी का स्पीड जितना ज्यादा बाल्टी उतना जल्दी भरेगी। तो यहाँ पे पानी जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है और बाल्टी भरते जा रही है। ओके, इसी प्रकार जो पहले का थ्योरी था वेव थ्योरी कि कंटिन्यूअस चलते रहेगा एनर्जी, उसी तरह पानी जो कंटिन्यूअस गिरता। बट अब एक पल के लिए मानो कि आपने नल को बंद कर दिया टाइट से, तो आपने देखा ना कभी का नल में थोड़ा सा लीक रहता है तो टाइट सा बंद करने के बाद भी एक एक बूंद टप 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 करके एक एक बूंद गिरते रहता है, और मानो बाल्टी आपने नीचे में रखा है और एक एक बूंद टप टप करके गिर रहा है। ओके, तो बोलने का मतलब एनर्जी इसी तरह आएगी, छोटे छोटे टप, एक दूसरा तीसरा चौथा, अलग अलग यूनिट्स में। ओके, समझ गए बात को? तो मैक्स प्लैंक के हिसाब से एटम या मॉलिक्यूल में एनर्जी अंदर आए या बाहर जाए तो किस फॉर्म में आएगी? कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट मैनर में आएगी। ओके, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, अंडरस्टूड? और उन्होंने एक वर्ड दिया क्वांटम, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी of energy that can be absorbed or emitted in the form of EM radiation. उन्होंने वो जो सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी था उसका नाम दिया क्वांटम। ओके, तो क्वांटम क्या है? द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, मतलब सबसे कम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया जा सकता है या एमिट किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, उसे बोला क्वांटम। एक्चुअली ये जो छोटे छोटे पैकेट है ना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी, ओके, और उन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एनर्जी ओनली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं होने वाला कंटिन्यूअस, वो कैसे हैं? छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और इन छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम दिया क्वांटम। ओके, आइडिया क्लियर? समझ गया कि नहीं समझा? समझे कि नहीं समझे? समझ गया सर। समझो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दिमाग खुलेगा, मजा आएगा। ओके, तो क्वांटम क्या है? वो सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी जो ईएम रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वांटम वो सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी है जो ईएम रेडिएशन के फॉर्म में या तो एब्जॉर्ब होगा या तो एमिट होगा। क्लियर? ओके, अब एक और चीज, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो उसे पूरा पैकेट एब्जॉर्ब करना है, मतलब उसे 5 पैकेट ऑब्जर्व करना है तो 5 पैकेट करो, 100 पैकेट करना है तो 100 पैकेट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करो, 2000 पैकेट करना है तो 2000 पैकेट ऑब्जर्व करो। ऐसा नहीं हो बोलेगा कि हम 5.5 पैकेट ऑब्जर्व करें या 6.5 पैकेट, वो मतलब फ्रैक्शन में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी उसको कंप्लीट इतना एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा या एमिट करना पड़ेगा। कोई एटम बोलेगा नहीं मैं 5.5 पैकेट एब्जॉर्ब करूंगा, तो भैया अलाउड नहीं, आपको स्मॉलेस्ट इतना ही एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ओके, एंड दैट इज नोन एज क्वांटम। सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम। और लाइट के केस में उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया फोटोन फॉर लाइट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत तरीके के होते हैं, बट जो विजिबल वाले हैं, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उनके सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम उन्होंने दिया फोटोन। क्या नाम दिया? फोटोन। तो आपसे पूछा जाए लाइट का सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी क्या है? क्वांटम की फोटोन? फोटोन। फोटोन, वेरी गुड, समझ गए? आप ध्यान से देखो। अच्छा, एक एटम था जिसने 12.5 पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, सही है कि गलत है? गलत है। गलत है।
एक एटम है जिसने 1000 पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हो सकता है? Yes, sir. हो सकता है, यस। चलो, और बेटा इस थ्योरी के लिए अब देखो क्या होता है। पार्टिकल्स आपने पढ़ा है ना, स्टैंडर्ड 9 से पढ़ते आ रहे हो। पार्टिकल्स क्या होते हैं जिससे मैटर बनता है और वो इंडिविजुअली सेपरेट होते हैं। एटम्स भी एक पार्टिकल है ना, तो वो क्या होते हैं, इंडिविजुअली सेपरेट होते हैं ना। उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी है वो छोटा छोटा इंडिविजुअल पैकेट है। ओके, वो ऐसा कंटिन्यूअस नहीं फ्लो कर रहा। गॉट इट? मैक्स प्लैंक को इसी थ्योरी के लिए मिला था नोबेल प्राइज 1919। A very important numerical part. Energy is directly proportional to frequency. This is energy associated with a quantum बोलो या with a photon बोलो, ठीक है ना। मैं लाइट के केस में लिख रहा हूं तो फोटोन लिख दिया, ठीक है। अब इसको फोटोन बोल सकते हो। जो एनर्जी एसोसिएटेड विद आ फोटोन, विद एक फोटोन या एक क्वांटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका फ्रीक्वेंसी। ओके, और इस इक्वेशन दिस फ्रीक्वेंसी, और आपको मालूम है इक्वेशंस में एक कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये इक्वेशन फर्दर बन गया E is equal to h nu। h एक कांस्टेंट आया एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। h is equal to प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट की प्रोपोर्शनैलिटी आती है h, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second। Okay, this is the value of Planck's constant। अब ध्यान से देखना बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू h nu, और h तो कांस्टेंट है, वैसे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, ये दिमाग में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक फोटोन या एक क्वांटम का एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी h आ जाती है, तो E is equal to h nu। ओके, दिस इज एनर्जी ऑफ आ फोटोन, एक फोटोन। अब आपके सामने एक छोटा सा मैं आवाज क्लियर नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही। यस सर। हाँ ठीक है, आपका नेटवर्क थोड़ा बेटा अप डाउन हो रहा होगा भाई। मैं लिख रहा हूँ विब्रियर, इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, किसका एनर्जी सबसे ज्यादा है और किसका एनर्जी सबसे कम है? सर रेड का रेड का ज्यादा है सर और सबसे कम वायलेट। रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है इसका। मैंने बोला था ना, फ्रीक्वेंसी इधर जाने से बढ़ता है, इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है और वायलेट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। रेड का फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इसका मतलब एनर्जी इसका क्या है? मिनिमम। यस, एनर्जी मिनिमम है। और विब्रियर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपके सामने में कि कोई भी चीज को आप जब गर्म करते हो तो सबसे पहले कौन सा रोशनी निकलता है? रेड कलर। ओके, सबसे पहले यदि किसी को गर्म करते हो तो सबसे पहले रोशनी निकलता है रेड कलर का। क्यों? क्योंकि जब आप हीट करना शुरू करते हो तो रेड की एनर्जी सबसे कम है, तो इसलिए सबसे पहले वही निकल जाता है। ओके, दिमाग में ये रखनी है कि कोई भी चीज को हीट करते हुए, मैं पढ़ाऊंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक जगह पे आएगी तो मैं आपके साथ जिक्र करने वाला। ओके, तो ये दिमाग में रहेगा कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसकी होती है? रेड की।
तो इसलिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ओके, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम। ओके, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, इस इक्वेशन को मैं एक दूसरे फॉर्म में लिखता हूं, E is equal to hc by lambda। इसको कोई दिक्कत क्या है? बोलो, ये इक्वेशन क्या सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, क्या इक्वेशन सही है कि गलत है? सर गलत सही है। है। सर सही है सर, एकदम सही है। अरे बेटा देखो, C is equal to न्यू लैम्डा होता है। देखो, आईडी एक सपना है जहां पे सोच के पहुंचना है, बिना मतलब का जवाब देना इसका मतलब जवाब नहीं देना, क्योंकि आप एक गलत जवाब दे दो तो आपका एक नंबर डिडक्ट होता है, 4:1 रेशियो रहता है। एक गलत जवाब पे एक नंबर माइनस, सही पे 4 नंबर। C is equal to न्यू लैम्डा। ओके, तो न्यू के जगह में मैं लिख सकता हूं C by लैम्डा, ठीक है ना? तो ये वाला क्या था, E is equal to h न्यू। ओके, तो न्यू के जगह में मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, C by लैम्डा। नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो E is equal to C by लैम्डा, वही तो लिखा है, E is equal to hc by लैम्डा। समझ आया कि नहीं समझ आया? जल्दी बोलो, नहीं आया? आ गया Yes, सर। sir. आ गया सर। अब सबको आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस हाँ सर। सर। आ गया ना बेटा, समझते आने की चीज है। E is equal to hc by lambda। ओके, ये दिमाग में रखना है, लैम्डा इज, और ये इक्वेशन लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सबको बोला था याद कर लो। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का एप्लीकेशन करके E is equal to h न्यू को मैंने E is equal to hc by lambda लिखा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी एटम है, क्या वो एक ही पैकेट एनर्जी रिलीज करेगा या एक ही पैकेट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? वो तो हो सकता है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है। तो E is equal to, इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत चेंज करके लिखते हैं, E is equal to nhc by lambda। n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब या नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब। ओके, कोई एक एटम है, उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक एटम है, उसने 1000 पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब 1000 पैकेट ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब की है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ठीक है? मानो ये एक एटम है, इसने 1000 फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो बोला कि इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, निकाल सकते हो आराम से। यदि इस फोटोन का आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो आप आराम से निकाल लोगे। E एनर्जी निकालना है, n इज नंबर ऑफ फोटोन 1000, h प्लैंक कांस्टेंट 6.626 into 10⁻²⁴, C क्या होगा बोलो, C का वैल्यू क्या लिखेंगे? 3 into 10 to the power 8। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबका 3 into 10 to the power 8। लैम्डा मानो आपको दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया है या लैम्डा दिया होगा, लैम्डा निकाल सकते हो। ओके, आराम से हो जाएगा ये सब। तो E इज एनर्जी एब्जॉर्ब, और एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है बताइए तो? छोटे छोटे पैकेट में किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिटेड। ओके, और n इज 0.5, 0.6, सही है क्या? n 0.5, 0.6 होगा, n 0.5, 0.6 हो सकता है क्या? No, हाँ sir. ना? No, sir. नहीं हो सकता है, n तो कंप्लीट होगा ना, नंबर ऑफ पैकेट जो एब्जॉर्ब होगी वो कंप्लीट होगी, 0.5, 0.6 कभी नहीं होगा, वो होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना? उसे एक कंप्लीट नंबर होना होगा। ओके, तो ये ध्यान आया आपको? अंडरस्टूड बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको दिमाग में रखनी है। मैक्स प्लैंक ने क्या बोला, एनर्जी रेडिएशन का किससे प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी सर। यस, और एनर्जी रेडिएशन का वेवलेंथ से कैसे प्रोपोर्शनल होगा? Inversely. इनवर्सली होगा। यदि ये डायरेक्टली है तो फ्रीक्वेंसी की जगह में 1 by लैम्डा लिख सकता हूं,
इनवर्सली होगा। ओके, एक पैकेट के एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू h न्यू, यदि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यदि लैम्डा दिया हुआ तो E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। एक एटम या मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब किया, एमिट किया, उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा होगा। ओके, समझ गए साहब मैक्स प्लैंक की थ्योरी? किसी को कोई दिक्कत मैक्स प्लैंक की थ्योरी समझने में? नो सर। तो जल्दी पूछो बेटा, सब बोलोगे नहीं तो कैसे मुझे पता चलेगा हाँ या ना? सर वो Yes, पैकेट ऑफ एनर्जी को ही फोटोन बोलते हैं क्या? क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। सर जो पैकेट ऑफ एनर्जी आप बोले उसी को फोटोन से डिनोट करते हैं क्या? नहीं, देखो जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, ये पैकेट ऑफ एनर्जी, वो पैकेट ऑफ एनर्जी लाइट का केस में होगा, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये लाइट होते हैं ना, तो उस केस में हम फोटोन बोलेंगे। यदि मानो ये वाला पैकेट एक्सरेज का है, गामा रेज का है, तो हम लोग क्वांटम। ओके, फोटोन और क्वांटम सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? ज्ञान समझ गए? हाँ सर समझ गया। हाँ, समझ गए सर। यस। सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटम बोलेंगे, लाइट के केस में फोटोन बोलेंगे। एनीबॉडी एल्स? जल्दी। हाँ चलो पूछता हूँ मैं किसी। अंजलि, आपको समझ आया बेटा? अंजलि? यस सर। ओके, और कौन है ये? रेडमी बेटा, रेडमी अपना मोबाइल का नाम लिखो, कौन हो आप? ठीक है ना? विवेक, आपको समझ आई बेटा? यस सर। ओके, अनिमेश? यस सर। अनिमेश, कॉर्पोरेट सेंटर? यस सर। समझ आई? यस सर। ओके बेटा, ऐसे ही समझते रहना है अच्छे से। गॉट इट? यस सर। ओके, अब देखना है कि वेव नेचर में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फेनोमेनन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पर पार्टिकल नेचर ने कौन-कौन से फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया, या बोले तो वेव नेचर कौन-कौन से थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट वेव नेचर could not explain। हम लोगों ने देखा था कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे प्रॉपर्टी को वेव नेचर ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि वेव्स बन रहे थे, वहां पे सेमी सर्कुलर वेव थे, या ब्राइटर रीजन या लाइटर रीजन आ रही थी, दैट वी हैव सीन इन वेव नेचर। पर कुछ ऐसे चीज थी जिसको वेव नेचर अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसको पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन किया था। वो कौन-कौन सी चीज है, और वो सारे चीज को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। जो पहला चीज वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? एक मेटल का सरफेस होता है और उस पे लाइट गिरता है। ओके, एक मेटल का सरफेस होता है और उस पे रेडिएशन गिरता है, तो इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है। कुछ मेटल, सारे मेटल से नहीं, पोटासियम, सोडियम, रुबीडियम, ऐसा मेटल पे यदि लाइट गिरता है या रेडिएशन गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। इस फिनोमिनन को वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया था पार्टिकल नेचर ने। कैसे एक्सप्लेन किया था हम लोग देखेंगे। ओके, दूसरा चीज जिसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन from hot bodies। हॉट बॉडीज बोलने का मतलब क्या होता है? जो बॉडी गर्म होते हैं, ठीक है ना? यदि कोई बॉडी को हम गर्म करते हैं तो उससे बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं। अच्छा, एक बॉडी को गर्म करोगे तो सबसे पहले आपको गर्म लगता है ना? कोई लाइट नहीं निकलती। आपने लोहा का रॉड है, उसको आपने डाल दिया चूल्हा में, आप 30 सेकंड बाद निकाला, कोई लाइट नहीं निकल रहा, पर आपको गर्म लग रहा है। और गर्म जो लगती है, इट इज बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, गर्म फील करवाने के पीछे इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं। तो उसमें बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं। हीट करने के बाद और हीट करते रहो तो लाल हो जाएगी, या रेडिश ऑरेंज हो जाएगी, या फिर लास्टली वायलेट भी हो जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। ओके, नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, यदि कोई बॉडी को गर्म किया जाए
नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हम उसको पढ़ेंगे कि किस तरह एक्सप्लेन। थर्ड, वेरिएशन ऑफ heat capacity of solids as a function of temperature. देखो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, हीट कैपेसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो बोलता है कि एक सॉलिड को कितना हीट चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, सिंपल में समझ लो, फिजिक्स में तो पढ़ना ही है ये सब। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितना हीट चाहिए एक बॉडी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने। कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितना हीट चाहिए। तो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसा होता है उसको भी वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन। चौथा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के एटम से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है, और उस रेडिएशन को एक फोटोग्राफिक फिल्म पे जब कैप्चर किया जाता है तो लाइंस मिलते हैं। ध्यान से सुन लो, हाइड्रोजन के एटम से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं और उस रेडिएशन को यदि एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर किया जाए तो कुछ ऐसे लाइंस मिलते हैं, ठीक है। एटम हाइड्रोजन का है, उससे कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं, उसको एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर किया तो ऐसे लाइंस आते हैं, जिसको हम लोग इन डेप्थ में पढ़ेंगे। इस चीज को भी वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और पार्टिकल नेचर कैसे एक्सप्लेन किया था अभी देखना है। तो क्वेश्चन सेट होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 4 स्कूल एग्जामिनेशन में तो पूछ ही लेता है कि कौन कौन सा चीजों को वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये 4 है। पर कभी काल मेंस में ये क्वेश्चन आ चुकी है कि which of them could not be explained by wave nature, नहीं which of them can be explained by wave nature, मतलब क्या था कि वेव नेचर ने कौन से प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था। उसने क्या किया था, ये 4 लोग दिया था, उसने 3 दिया था ये और साथ में डिफरेंशियल, ठीक है ना। ये तो एक्सप्लेन नहीं किया था ये वेव नेचर ने, सॉरी पार्टिकल नेचर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आपके सामने यदि ऐसा क्वेश्चन आए बेटा कि वेव नेचर ने कौन से प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सारे ऑप्शन से डिफ्रैक्ट एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। और वेव नेचर को ये सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके गॉट इट। तो एक एक करके हम लोगों को सारे टॉपिक को पढ़ना है कि वेव नेचर ने इन सारे को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और पार्टिकल नेचर ने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन विद फोटोइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, पर यदि आप नेक्स्ट क्लास में प्लैंक का थ्योरी जितना मैंने आपको पढ़ाया यदि आप नहीं पढ़ के आओगे तो आपको आगे की कोई भी चीज नहीं समझ आएगी 100%। इफ प्लैंक थ्योरी को आप अच्छे से नहीं पढ़ के आते हो नेक्स्ट क्लास में तो आपको आगे की कोई भी चीज समझ नहीं आएगी। तो प्लीज एंड प्लीज रिक्वेस्ट है कि सारे पीछे वाले चीजों को पढ़ के आना है। और जो बच्चे नए हैं, आपके लेक्चर्स यदि मिस हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेकंड बैच भी तो स्टार्ट, ये जो बैच चल रहा है ये सेकंड बैच है, सेकंड बैच स्टार्ट हुई है तो 1 2 3 लेक्चर हुई है इस बैच में, सेकंड बैच में, तो वो सारे लेक्चर्स को आप देखो। तो आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ कि आज मैंने जितना पढ़ाया है नेक्स्ट क्लास जो मंडे को होगा केमिस्ट्री का, तो आप उसमें पढ़ के आओगे कि नहीं आओगे? पढ़ के आएंगे सर। अरे एक बच्चा नहीं, सब बच्चा बोलो, पढ़ के आओगे? यस सर। यस सर। हाँ चलो वेरी गुड। तो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर।